हेलो एंड वेलकम टू सिविल साथी विनय शर्मा चैनल। तो आज जो है हम देखेंगे हिंदी भाषा का विकास। तो हिंदी भाषा का विकास को हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो बेसिकली अगर हम यूपीएससी के सिलेबस देखते हैं तो यूपीएससी के हिंदी साहित्य, जिनका भी ऑप्शनल हिंदी साहित्य है, वो देखते हैं कि हमेशा फर्स्ट पेपर, ये पेपर वन का पार्ट है बेसिकली। हिंदी साहित्य के ऑप्शनल का पेपर वन का पार्ट है। पेपर वन के ही पहले ही भाग का पार्ट है ये। ठीक है भाई। उसमें आपका भाषा विज्ञान का एक तत्व है, एक पूरा का पूरा जो है वो आप कह सकते हैं पूरा पूरा पोर्शन है, जिसमें से सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। मैं आपको कुछ 20 के अराउंड टॉपिक्स बताऊंगा ऑल ओवर द सिलेबस, कि पूरे ही सिलेबस में से हिंदी साहित्य के ऑप्शनल के पूरे सिलेबस में से कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हर साल कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो उसमें से पेपर वन में से पहला भाग जो है वो आपका भाषा विज्ञान का है, और भाषा विज्ञान में जो सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है हिंदी भाषा का विकास, कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। तो उसको बहुत आसानी से, बहुत सहल तरीके से हम जो इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हिंदी भाषा का विकास किस तरीके से होता है। ठीक है भाई। तो सभी को पता है कि हिंदी भाषा की जननी या ज्यादातर भाषाओं की जो जननी है वो कौन है? संस्कृत है भाई। कौन सी भाषा है? संस्कृत है। तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो आर्य भाषा में सबसे पहले अगर हम बात करें तो आर्य भाषा का पहला जो तत्व स्टार्ट होता है वो संस्कृत से स्टार्ट होता है, संस्कृत भाषा से स्टार्ट होता है। ठीक है। संस्कृत भाषा से स्टार्ट होता है, और यही वो संस्कृत भाषा है जिसको दो कालखंडों में अलग अलग नाम से जाना गया। ठीक है। पहला जो नाम था, या पहला जो उपयोग के आधार पर, क्योंकि उपयोग के आधार पर नाम दिए जाते थे भाषाओं के, और आज भी इसी तरीके से किया जाता है। ठीक है। तो जो वैदिक काल या वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत मतलब वह संस्कृत भाषा जो वेदों के रचनाओं के लिए या वेदों में लिखी गई जो संस्कृत थी उसके बिहाफ पर आई। ठीक है भाई। सेकेंडली आता है आपका लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत। ठीक है। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। लौकिक शब्द मतलब लोक से निकला हुआ, लोक मतलब जनमानस, मतलब वह वो संस्कृत जो जनमानस की भाषा थी, आम जनता जिसका इस्तेमाल करती थी, उपयोग करती थी। ठीक है भाई। आगे बात करते हैं। अब इनका समय, समय सारिणी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से पता चलेगा कि कौन सी भाषा किस तरीके से जो है विकसित हुई, कब 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 विकसित हुई। तो ये 2000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है, कि जो संस्कृत भाषा, वैदिक संस्कृत जो थी, वो 2000 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के आसपास तक मानी जाती है। जिसके बाद लौकिक संस्कृत मतलब जनमानस की संस्कृत भाषा का जो है वो अनावरण होता है, और यह 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। वही काल है जहां से अब आगे जाकर जैन और बौद्ध धर्म की स्टार्टिंग होगी। जैन और बौद्ध धर्म अपनी जो है वो आप कह सकते हैं शीर्ष पर जाएगा, और यहाँ से एक नई भाषा, जिसको हम मध्यकालीन भाषा या मध्यकालीन आर्य भाषा भी कहते हैं, मध्यकालीन आर्य भाषा, जिसको बेसिकली चार खंडों में विभाजित किया जाता है। मध्यकालीन क्यों बोल रहे हैं भाई? क्योंकि इसके बाद आधुनिक भाषा आएगी। आधुनिक भाषा में जो आज 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 आप जो है खड़ी बोली हिंदी और अंग्रेजी और कई सारी भाषाओं का योग से बनी हुई भाषा, जिसको आज आप आम जनमानस की भाषा कहते हैं, वो मध्यकालीन मतलब संस्कृत और आज की भाषा के बीच में जो कालखंड रहा, 500 ईस्वी पूर्व से लेकर लगभग लगभग 1000 ईस्वी तक का जो कालखंड रहा, उसमें जो भाषाओं का विकास हुआ उसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो मध्यकालीन आर्य भाषा में कौन सी भाषा? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट।
ये 4 भाषाएं थी। पाली और प्राकृत सुनकर आपके दिमाग में तुरंत मेरे हिसाब से तो आ जाना चाहिए था अभी तक जैन और बौद्ध धर्म की भाषा। ठीक है भाई, यही वह भाषा काल है, यही वो कालखंड है जिसमें पाली और प्राकृत का प्रयोग हुआ और जैन और बौद्ध धर्म के उपदेशों में, उनकी रचनाओं में, उनके पिटक्स में, उनके जो है चाहे वो शिलाकृतियां हो, चाहे उनके साहित्य हो, सभी में पाली और प्राकृत जैसी भाषाओं का इस्तेमाल हुआ। तो ये जो कालखंड इसका जो आता है वो उन्हीं के आसपास हमें देखने को मिलता है। जैसे कि पाली का अगर हम देखें तो 500 ईसा पूर्व से लेकर एक शताब्दी मतलब एक ईस्वी या प्रथम शताब्दी तक माना जाता है। ठीक है, उसके बाद प्राकृत का अगर हम देखें तो प्राकृत का एक ईस्वी से 500 ईस्वी। ठीक है भाई, यहाँ से अब एक ईस्वी से 500 ईस्वी आगे ईस्वी आ चुका है, समय आ चुका है। यही वह काल है जब अब नए धर्म ग्रंथों का, नए प्रकार के ग्रंथों का, नए साहित्य का सृजन होगा, जहाँ बौद्ध धर्म जो है वो धीरे धीरे नीचे जाएगा। नीचे जाने का मतलब ये नहीं कि वो खत्म हो जाएगा। नीचे जाने का मतलब यह है कि वो कुछ क्षेत्रों तक सीमित हो जाएगा। उसके उन क्षेत्रों के सीमित होने के बाद अब नए जो है वो उपचारक, नए विचारक, नए ज्ञान भाषा का उपयोग किया जाएगा और भाषा को और ज्यादा सरल किया जाएगा, क्योंकि लौकिक वैदिक संस्कृत से सरलीकृत भाषा जो थी वो पाली प्राकृत थी और इससे भी ज्यादा सरलीकृत जो थी वो अपभ्रंश भाषा और अवहट रही। तो अपभ्रंश का जो समय था वो लगभग लगभग 500 से 500 ईस्वी से 1100 ईस्वी। कई कई विद्वान इसे जो है वो 500 से 800 ईस्वी मानते हैं, क्योंकि अवहट का टाइम माना गया वो माना गया 800 से 1100। तो ये कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी विद्वानों के जो मत है उनमें कहीं ना कहीं भेद मिल जाएगा, लेकिन सर्वमान्य तौर पर 500 से 1000 ईस्वी जो है वो अपभ्रंश का काल माना गया। इसके बाद अवहट का देखें तो अवहट का इसी के मध्य से 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी। ठीक है भाई, यहाँ पर अवहट जो है वो विकसित होने लगी। अब अपभ्रंश और अवहट लगभग लगभग समान भाषाएं हैं। आगे इसके बारे में हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्या है अपभ्रंश, क्या है अवहट और इन दोनों का क्या भूमिका रही खड़ी बोली हिंदी में। ठीक है, तो दोनों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के लगभग हर साल पेपर वन में, भाषा विज्ञान के जो पेपर वन है उसमें लगभग हर साल इसके ऊपर टिप्पणी के लिए पूछा जाता है। अपभ्रंश हो या अवहट हो या वो खड़ी बोली हिंदी हो, तीनों के बीच में भेद हो, विशेषताएं हो, मानकीकरण हो, व्याकरण हो, कुछ भी, लेकिन ये पूछा जाता है। इसको भी बहुत ज्यादा आसान तरीके से हम अपनी आगे वाली आने वाली वीडियोस में समझाएंगे कि किस तरीके से अपभ्रंश, अवहट और हिंदी में एक अ, सामान्यकृत भेद पाया जाता है। ठीक है भाई, तो यहाँ से हमने देखा मध्यकालीन भाषा। और तीसरा जो कालखंड आता है, जो तीसरा समय आता है, वह आता है कौन सा भाई? आधुनिक भाषा का। आधुनिक आर्य भाषा। ठीक है भाई, अब ये आधुनिक आर्य भाषा कौन सी भाषा है? ये वही जो आप हम सब जानते हैं, हिंदी, गुजराती, मराठी। कहने का मतलब भाई देवनागरी लिपि का विकास यहाँ से धीरे धीरे हो रहा है। यहीं से जो है हिंदी से मिलती जुलती जो भाषाएं हैं, जो मिलते जुलते अपभ्रंश हैं, सौशैनी अपभ्रंश, अपभ्रंश जो हो गया, उससे मिलती जुलती जो भाषाएं हैं वो हम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, आदि। बाकी इसमें हिंदी हो गया, गुजराती हो गया, मराठी हो गया, पंजाबी, उड़िया, बंगला, असमिया, सिंधी, मैथिली, ये सारी भाषाओं का जोड़ है। ठीक है, ये अलग अलग क्षेत्रों में आपको भाषाएं मिलती है, जो हम आगे बताएंगे कि कौन सा भाषा क्षेत्र कौन सा है, कौन सी हिंदी का कौन सा भाषा क्षेत्र है। अभी हमारा जो टॉपिक है वो सिर्फ काल विभाजन है, कि हिंदी का काल विभाजन और विकास किस तरीके से होता है। ठीक है, तो उसी के बिहाफ पे हम जो चीजें को करेंगे। तो इसमें
कौन-कौन सी मध्यकालीन आधुनिक भाषा आर्य भाषा में कौन-कौन सी भाषा का विकास हुआ? तो सबसे पहले प्राचीन हिंदी। ये वही प्राचीन हिंदी है जिसको हम आदिकाल के समय में, जब आपने रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में सुना होगा जिन्होंने काल विभाजन कालखंड को सबसे अच्छे तरीके से एक तरीके से सबसे अच्छे तरीके से विभाजित किया, उसमें सबसे पहला जो काल था वो वीर गाथा काल या फिर आधुनिक सॉरी आदिकाल दिया गया। और वहीं से प्राचीन हिंदी की भी बात सामने आई। अमीर खुसरो की जो है पहेलियों में हमें देखने को मिलता है हिंदी का प्रयोग। ठीक है, उसके साथ आपका क्या नाम है, पृथ्वीराज रासो में कहीं ना कहीं हिंदी के खड़ी बोली के शब्द हमें देखने को मिलते हैं। तो ये वही रासो साहित्य, वही खुसरो का, वही जो है पदावलियों का जो साहित्य है जिसमें भाषा हिंदी का प्रयोग हुआ, वही प्राचीन हिंदी कहलाई। ठीक है, इसके बाद मध्यकालीन हिंदी। मध्यकालीन हिंदी, ये वही मध्यकालीन हिंदी है जिसमें कहीं ना कहीं अवधि ब्रज का मिश्रण ज्यादा देखने को मिला। जैसे सूर के काव्यों में, सूरदास जी के काव्यों में हमें ज्यादातर देखने को मिलता है, जैसे तुलसीदास जी के काव्यों में हमें ज्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं जब हमें अवधि का और ब्रज का उपयोग ज्यादा देखने को मिलता है, तो वही मध्यकालीन हिंदी हमारे सामने आती है। और आगे जाकर आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी, ये वही हिंदी है जो ज्यादातर प्रेमचंद जी की रचनाओं में, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाओं में, कहीं ना कहीं द्विवेदी काल के जो द्विवेदी मंडल के जो रचनाकार हैं उनमें, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाओं में, उनके नाटकों में, भारतेंदु जी के नाटकों में, और छायावादी युग में इसको और ज्यादा आगे बढ़ाया गया, जिसमें आपके क्या नाम है, जयशंकर प्रसाद जी, महावीर क्या नाम है, महादेवी वर्मा जी, ठीक है, निराला जी, पंत जी, तो इनकी इनकी रचनाओं में जो हिंदी का उपयोग हुआ, जिसको समझना, पढ़ना और उपयोग में लाना काफी आसान रहा, वो आधुनिक हिंदी का काल समय माना गया। अब इनका समय देख लेते हैं एक बार कि कौन से कालखंड में कौन सी जो है भाषा का विकास हुआ। तो यहाँ पर जो आप पुरानी हिंदी की बात करते हैं तो वो लगभग लगभग, वैसे तो 1050 हम समझ सकते हैं क्योंकि यहीं से आदिकाल का भी काल विभाजन प्रारंभ होता है शुक्ल जी के आधार पर। ठीक है, आदिकाल को यहीं से वो मानते हैं। तो वैसे सिंपल करने के लिए आप इसको 1100 से लेकर 1350 ईस्वी मान सकते हैं। ठीक है भाई। और अगर हम आदिकाल के विभाजन के हिसाब से बात करेंगे तो 1050 ईस्वी से। ठीक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ज्यादा रटने की भी जरूरत नहीं है, बस जैसा है आपको वैसे समझते चले जाना है। एक बार अगर आप देखेंगे तो बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर आप थोड़ा बहुत हिस्ट्री से लिंक करके देखेंगे तो बहुत ज्यादा सिंपल आपको ये लगने लगेगा और क्लैरिटी भी ज्यादा आएगी। ठीक है, बेसिकली मास्टर्स मेरा हिस्ट्री में भी है लेकिन मैंने ऑप्शनल हिंदी क्यों लिया, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवरलिंक्ड है। आप चाहे काल विभाजन देख लीजिए, चाहे आप आदिकाल के जब रचनाओं को पढ़ेंगे, पद्मावत पढ़ेंगे, ठीक है, तो पद्मावत जब आप पढ़ेंगे तब आपको जो है खिलजी के बारे में पढ़ने को भी थोड़ा बहुत हिस्ट्री के साथ लिंक करने को मिलेगा। जब आप थोड़ा आधुनिक काल में जाएंगे, जब आप प्रेमचंद जी के साहित्य को पढ़ेंगे, जब जयशंकर प्रसाद जी के साहित्य को पढ़ेंगे, तब आपको कहीं ना कहीं पता चलेगा कि अंग्रेजों का किस तरीके से ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो थ्योरी है, जो बेसिकली दादा भाई नौरोजी जी ने जो दी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी, वो किस तरीके से यहाँ पर प्रेमचंद जी के साहित्य में अ, झलक दिखती है, उसको आप इंटरलिंक कर सकते हैं। तो इतना ज्यादा गहराई से जाने के लिए मैंने हिंदी साहित्य को चुना। एमए मेरी हिंदी में भी है, हिस्ट्री में भी है, लेकिन हिंदी को चूज करने का बेसिकली ये मोटिव था। तो आगे बात करते हैं। तो मध्यकालीन हिंदी यही वही काल है जब आप देखते हैं जिसको हम भक्ति से भी जोड़ देते हैं। ठीक है, इसको हम भक्ति और रीति से भी जोड़ देते हैं, रीति काल, भक्ति काल, जिसमें आप रामानंद जी को पढ़ते हैं, जिसमें आप सूरदास जी को पढ़ते हैं, आप जो है तुलसीदास जी को पढ़ते हैं, इसमें आप मीराबाई को पढ़ते हैं। तो ये वही काल है। कबीर को आप पढ़ते हैं, गुरु नानक जी को आप पढ़ते हैं, अर्जन देव जी को आप पढ़ते हैं। तो ये वही काल है जिसमें सूफी, संत, भक्ति, निर्गुण, सगुण, ये सब हम आगे धीरे धीरे बात करेंगे, बहुत ज्यादा क्लियरिटी के साथ बात करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको कालखंड के बारे में समझा रहा हूँ, तो उससे ज्यादा आपको अभी सोचने की ज्यादा बर्डन नहीं लेना। ठीक है,
तो ये कौन सा काल है भाई? कालखंड जो है सर्वमान्य, जो आसानी से समझ में रहे, आपके याद भी रहे। 1350 ईस्वी से लेकर लगभग लगभग 1850 के तक ये भक्ति काल या फिर मध्यकालीन हिंदी मानी गई। इसमें भक्ति काल और रीतिकाल दोनों है। ठीक है, भक्ति काल और रीतिकाल दोनों है। जब हम हिंदी भाषा का हिंदी साहित्य का काल विभाजन और कालखंड पढ़ेंगे तो आपको भक्ति और रीति दोनों का सही तरीके से अलग अलग काल विभाजन कालखंड मैं आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ भाषा के आधार पर हम बात कर रहे हैं। आधुनिक हिंदी का 1850 से, आधुनिक हिंदी का 1850 से अब तक। तो 1850 से अब तक, जहां पर अब नए नए भारतेंदु मंडल यहाँ से स्टार्ट होता है, आधुनिक काल यहाँ से स्टार्ट होता है, यहीं से भारतेंदु काल स्टार्ट होता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का काल यहीं से स्टार्ट होता है। अब यहाँ से आधुनिक हिंदी, आधुनिक भाषा और आज की तकनीकी भाषा, वैज्ञानिक भाषा के यहाँ से प्रारंभ होता है। तो इस तरीके से आप इसको बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। और अगर इस पे सीधा प्रश्न आए तो आप उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं कि हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार होता है। इसको सिर्फ शब्दों में आपको पिरोना है और आपके पास पूरा 100 से लगभग लगभग 150 वर्ड में आपका पूरा आंसर तैयार है। और मुझे नहीं लगता कि अगर आप इसको रिवीजन के तौर पर देखें तो मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट आपको लगेंगे और पूरी भाषा काल आपके सामने होगा कि किस तरीके से हिंदी भाषा का विकास, संस्कृत भाषा, आर्य भाषा, संस्कृत भाषा, वैदिक संस्कृत से लेकर आधुनिक भारतेंदु काल, आपका द्विवेदी काल, छायावाद, उसके बाद प्रगतिवाद, ये सारा आपके सामने आएगा एक एक करके, और वो भी 2 मिनट की रिवीजन के साथ ही। ठीक है भाई, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे इसी तरीके से क्या इसमें आगे कौन कौन से काल विभाजन होते हैं, कौन कौन सी भाषाएं होती हैं, अपभ्रंश हो गया, अपहर्ट हो गया, साहित्य हो गया, पूरा एक एक करके हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आपका कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट छोड़ सकते हैं, या फिर मुझे डायरेक्ट आप मेल भी कर सकते हैं, विनय नारायण 9716 @gmail.com पर। ठीक है भाई, थैंक यू।